बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है तो दूसरी जानिब मुल्क में दहशत गर्दी का भी एक बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत तो है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। साना जाफर एक्सप्रेस के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ किसी खास ऑपरेशन पर इत्तफाक तो नहीं हुआ लेकिन इतनी चीज़ क्लियर हुई कि कुछ हार्ड स्टेट बनने की बात की आर्मी चीफ साहब ने। और गुज़िश्ता रोज़ मर्दान के पहाड़ी इलाके काटलिंग में ड्रोन हमला किया गया जिसमें 12 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि अफसोसनाक खबर यह है कि 9 सिविलियंस भी शहीद हुए जिनमें से खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आम शहरियों की शहादत पर केपी हुकूमत इस वक्त रडार पे भी है, कन्फ्यूज़ भी है। सियासी हुकूमत कुछ और कह रही है और वैसे हुकूमत कुछ और कह रही है। ऐसे में सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली जिनका यह कहना कि ये मेरा हल्का इंतखाब है, इस हमले में सिविलियंस ही शहीद हुए हैं और बैरिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इंक्वायरी का हुक्म दिया और साथ ही साथ शहीद होने वाले लवाकीन को फीकस 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। ऐसे में JUI फे और तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी इस वाक़े की मजम्मत की है। हक़ाइक़ क्या हैं इस अफसोसनाक वाक़े के वो जानेंगे। दीगर टॉपिक्स की बात करें तो ईद, यहाँ इसके बाद तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। क्या तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तश्कील दे पाएगी? क्या मौलाना साहब अपना सियासी जो वज़न है तहरीक इंसाफ के पलड़े में डालेंगे? क्योंकि आज कामरान मुर्तज़ा साहब की अहम तरीन स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल भी जा सकते हैं। ये कितना मुमकिनात में है कि इसको क्वेश्चन मार्क में रहने दें, ज़्यादा बेहतर होगा। अहम कौमी मामलात सियासी इत्तफाक़ राय मुमकिन हो पाएगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन ज़ुबान ज़द-ए-आम पर ये तमाम सवालात तो हैं, लेकिन दूसरी जानिब कैनाल्स के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। मगर अब हैदराबाद सक्खर मोटरवे को भी नज़रअंदाज करके लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे को फंड देने पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हो चुके हैं। आने वाले दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी में जारी तनाज़ात क्या रुख अख्तियार कर सकते हैं? क्या ये वाकई नूरा कुश्ती होगी कि कुछ ऐसा डिसाइसिव मूवमेंट आ सकती है पाकिस्तान की मौजूदा हुक्मरान क़यादत के दरमियान? ये एक है चीज़ें। टॉपिक में दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। आरिफ मुबीन जट साहब मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से हमारे साथ स्टूडियो में, थैंक यू आरिफ साहब। ज़िशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब नून लीग से, वो हमारे पास स्टूडियो में। रज़ा हारून साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया। सबसे पहले आरिफ मुबीन जट साहब, मैं इसी पे बात कर लूँ। 24 घंटे से मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही है। मरकज़ कुछ और कह रहा है, वज़ीर आज़म कुछ और कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ और कह रही है, PTI की जो सियासी क़यादत है वो कुछ और कह रही है। ज़रा आप बताइएगा ड्रोन हमले से मुतल्लिक आपके पास क्या इतलात है और जो सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई है आप इसका जिम्मेदार किसको तस्वुर करते हैं, ये बताएं। मेरे पास इतलात हैं ये मर्दान का इलाका है कटलांग और उसकी ये यूनियन काउंसिल है बाबुल ज़ई। ये एक पहाड़ी जो है वो एक ऊंचा इलाका है ये, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन ये मैदानी मर्दान वैसे पूरा ज़िला, लेकिन ये कुछ इलाका है जो पहाड़ी है। लोग इधर पैराग्लाइडिंग करने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। उधर ये ड्रोन या कोई एयर स्ट्राइक के साथ ये जो है ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में जो है 9 से 10 लोगों के जो है वो अंदर कैजुअलिटीज़ का जो है वो अभी तक पता चला। रात को जी तकरीबन सिविल थे। भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले गुजर बरादरी बेसिकली सारी, ख़वातीन भी इसके अंदर शामिल है, बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं। देखें, हम जो है वो कहते हैं कि दहशत गर्दी का जो पाकिस्तान को मसला है तहरीक इंसाफ भी उसे समझती है। ये बात नहीं है कि दहशत गर्दी जो है वो किसी एक जमात के लिए है या कोई दहशत गर्दी को प्रमोट करता है। बिल्कुल दहशत गर्दी को हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर भी अगर ये इंटेलिजेंस की नाकामियाँ होंगी तो ये किस तरह से ये चीज़ें जो हैं चलेंगी। हर वक्त आप अगर सिविलियंस को टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर भी जो है वो मारेंगे तो फिर इसके अंदर और वो जनरल जो ऑपरेशन है जिधर आप लोगों को रीलोकेट करते हैं फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या रह जाता है। हम टारगेटेड ऑपरेशन की जब भी कोई बात करता है तो वो इसलिए करता है कि यार स्पेसिफिकली पहले अपना जो है वो टारगेट जो है वो सेट करें, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास प्रॉपर हो। अगर कुछ करना है तो आप स्पेसिफिकली उसके साथ करें। ये देखिए, अगर आप जो है वो सिविलियंस को इसके अंदर ले जाना शुरू कर देंगे, वो इसका जो है वो सामना करेंगे आपकी गोलियों का, तो ये बहुत एक क्लियरिटी क्यों नहीं है। देखिए, जो आपके जो मकामी सूबाई वजीर है ना डॉक्टर अमजद अली साहब, वो कहते हैं सारे सिविलियंस शहीद हुए, ठीक है जी, उनका ये मानना है। जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं उनका कुछ और है। ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हो, क्योंकि आमतौर पर जारी बात है ये किसी पुलिस ने तो कार्रवाई या CTD ने तो कार्रवाई की नहीं है ना,
اگر یا دہشت گردی کی اطلاع تھی تو آن فوٹ کہیں نہ کہیں چیزیں انٹیلیجنس شیئرنگ تو ہوئی ہے. تو زیادہ بہتر تسلی کہاں ہو, کیونکہ کنفیوژن ایک بلر کر دیا گیا سچویشن. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ میرے حلقے سے تھے, وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہے اور وہ وزیر ہیں, وہ مطلب معتبر آدمی ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ذرائع ان کے حلقے کے لوگ ہیں. جیسے یہ محترم بھائی میرے بیٹھے ہیں, ان کے حلقے کے جو لوگ ہوں گے انہیں بھی پتا ہوگا کہ کون کون لوگ ہیں. اسی طرح سے مجاہد علی خان ہمارے وہاں پہ ایم این اے, عاطف خان وہاں پہ ہمارے ایم این اے مردان سے, اور علی محمد خان وہاں سے, تینوں مردان سے ایم این اے. رات کو جب گفتگو ہوئی, میری بھی گفتگو ہوئی, میں نے ان کی باتیں سنی, تو یہی بات جو ہے سننے کو ملی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ جو تھا وہ میں بھی ان سے جو ہے وہ نہیں ٹھیک تھا, وہ سویلینز جو ہیں وہ اس کا نشانہ جو ہے وہ بیچارے لوگ بن گئے ہیں. تو یہ اس طرح سے بالکل جو ہے. اور دوسری بات آپ کی بات یہ والی کر دوں, آپ کہنے جی آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ آپریشن کا جو بھی ایک بیان دیا کنڈیمڈ کر رہے ہیں, نہیں وہ آپ نے ایک دوسرے کی بھی بات, سلمان اکرم راجہ کنڈیمڈ کر رہے ہیں, سارے کنڈیم کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. آپریشن کو بالکل ہم کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن دہشت گردی کو ہم جو ہے وہ پروموٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, ہم دہشت گردی کے بھی جو ہے وہ خلاف. اچھا, میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کیونکہ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا ہم کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے ساری زندگی اپنی سیاست ڈرونز کے خلاف کی ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کیونکہ جے یو آئی کہتی ہے کہ آپریشن کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا, باقاعدہ کوئی آپریشن کا حصہ نہیں ہے یہ؟ دیکھیں یہ آپریشن بڑی طرح کے ہوتے ہیں, ٹارگیٹڈ ہوں, انٹیلیجنس بیسڈ ہوں, کوئی بھی کسی, لیکن کسی بھی آپریشن کے اندر آپ کو لوکل کمیونٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہاں کی جو بھی صوبائی حکومت ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, کے پی ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, اعتماد میں سب کو لینا چاہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذیشان بھی ذرا تھوڑا آپ بھی مجھے روشنی ڈالیں, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے تو اس کو باقاعدہ اون کیا, اونرشپ لی, اور ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ ایک بڑا زبردست آپریشن تھا, اور بلوچستان کے آپریشن کے ساتھ بھی انہوں نے نتھی کیا, اور یہ کارٹلنگ والے اس ڈرون اٹیک کے اوپر سے سویلینس کی شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کل وہ ڈیڈ باڈی سڑک پر رکھ کے احتجاج بھی کر رہے تھے. کہیں نہ کہیں یہ ناکامی تو ہے. آپ یہ بتائیے گا یہ ڈرون کا فیصلہ کس سٹیج پر ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر دیتے ہیں, اس کا حکم دیتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس بیس خود ہی ہماری فوج کرتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ ذرا مجھے تھوڑا سا پتہ چلے تاکہ ذمہ دار کا تعین تو کیا جا سکے کہ یہ بیسکلی حکم کس کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سلمان بھائی. گزارش ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نا ہمیں ایک بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا ایک دہشت گردی کی جنگ میں پچھلے 25 سالوں سے تقریباً جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے. اس میں ایسے موقع بھی آئے کہ جب کافی حد تک دہشت گردی کے معاملات کے اوپر کنٹرول کر لیا گیا. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر 2013 سے لے کے 18 کے اندر آپریشن ضرب عضب ہوا, کچھ چیزیں کنٹرول میں آ گئی. لیکن پھر پچھلے 5-7 سالوں کے اندر دوبارہ سے انہی عناصر کو موقع دیا گیا کہ وہاں پہ آ کے وہ باقاعدہ بیٹھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت کی اور اس وقت کی جو ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی تھی کہ جی ان سے بات چیت کی جائے, بات چیت کر کے ان کو یہاں پہ بسایا جائے. ٹھیک ہے. آج بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے, اور وہ جو اظہار کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کہ دہشت گردی کی کو پروموٹ کرنے والے یا دہشت گرد کرنے والے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ کو بڑی لائن کلیئر لینی چاہیے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ اس طرح کی چیزیں بھی کریٹ کرتا ہے. اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے, اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو وہاں سے پھر آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کے پی گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے. کے پی گورنمنٹ کی سب سے پہلا جو ترجمان کے پی گورنمنٹ ہے, وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کا جو ان کا ایک لائن ہے وہ اس کو باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پی گورنمنٹ کے ترجمان کی بات سن لیں, وہ کیا کہتے ہیں. یعنی وزیر اعلیٰ کی بات سن لیں. نہیں, پہلی بات تو یہ دیکھ لیں نا کہ جب آپ کے پی, یا تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کو ان سے کہ آپ کے ترجمان جو بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں, پھر ترجمان کو فارغ کریں. سر پھر وزیر اعظم تو کم از کم کنڈیمڈ کریں. سویلینس کی تو شہادت کی تو سب بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم اس کو کنڈیمڈ تب کریں اگر مجھے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہے 9 افراد سویلینس اس کے گجر برادری کے یا وہ وہاں پہ اس کی تو انفارمیشن آ جائے گی کہ وہاں پہ
कितने सिविलियन थे, इसकी बकायदा इंक्वायरी भी हो सकती है। आमतौर पर प्रोटोकॉल क्या होता है इस तरह के ऑपरेशन को? कौन ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन का इस तरह कोई ड्रोन का कुछ बड़ी चीज तो नहीं है ना? जब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होता है ना, तो वो ना, मैं उसे कहता हूँ, ना अनाउंस करके होता है। ठीक है, इसकी वजह से दहशतगर्दी अनाउंस करके नहीं होती, कामयाबी को जिक्र तो करते हैं ना? नहीं, ऑब्वियसली होता है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक दहशतगर्दी की जो लहर इस वक्त चल रही है ना, ठीक है, तो ये चीज़ों का आगाज़ है, हमें करना पड़ेगा। हमें मैं बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें एज अ नेशन और हर एक बंदे को जहाँ जहाँ बैठे हैं, जमातों से हटके, अपनी अपनी फील्ड से हटके, ठीक है, इस चीज़ को ऊपर एक ज़ुबान होना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती को जो भी मसाइल दरपेश है, तो कंडेम तो करते हैं अफराद की शहादत को, वो जो सिविलियन मेरी बात सुन, उनको तो कंडेम करते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, देखिए, इसमें वज़ीर आज़म तक रिपोर्ट पहुंचेगी, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। जब ऑफिशियल रिपोर्ट इस पे आएगी तो इस पे आ जाएगा। अब ये तो मुझसे मौक़िफ़ है ना जी, मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो बातें हो रही हैं, सर, मैं फिर वही कहूँगा, तर्जुमान कह रहा है सिविलियन है, वज़ीर आला कह रहा है सिविलियन है, आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो तर्जुमान है, उनकी स्टेटमेंट आप पे उन्होंने तो बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है। नहीं, उन्होंने कहा कुछ सिविलियंस की भी शहादतें हुई। देखिए, इसको जब ये चीज़ सामने आएगी तो बिल्कुल सिविलियन की शहादत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज़ है ना, वो ये है कि इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन के खिलाफ हम सब इकट्ठा हो के, और देखिए, इसमें ना, इसमें लाइन एक होनी चाहिए। मैं फिर से वो बात करूँगा कि वो अनासर जो स्पेस देने की कोशिश करते हैं दहशतगर्दी के, जो ये दहशतगर्द हैं या दहशतगर्द जमातें जो हैं, उनको स्पेस नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूँ उनको इस वक्त हमें डिस्कस करना चाहिए हर लिहाज से, क्योंकि ना कोई बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बड़ा क्लियर है, इस पे बिल्कुल एक ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमारी कौम, हमारा मुल्क जो है भुगत रहा है। जान भाई, ऑपरेशन से पहले कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है, और सियासी जिस हिसाब से पोलराइजेशन है ना, उस मौके पर खैर अल्लाह ना करे, परवरदिगार ना करे कि ये एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें दहशतगर्द तो मारे गए हैं, लेकिन कुछ सिविलियन भी शहीद हुए। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को उस तरीके से ट्रिगर किया जाए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर ISPR की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है, चाहे कन्फियन मरकज़ की तरफ से हो, चाहे सूबों की तरफ से हो, या मकामी क़यादत की तरफ से, एक बार क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, रज़ा साहब, आप बताइए, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई थी, लेकिन कुछ शहरी भी इसमें जहां बाक हुए, ड्रोन हमला था। पीपल्स पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? क्या ये हार्ड स्टेट वाली पॉलिसी की तरह हम बढ़ रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी इस पॉलिसी को ओन करती है जी? ये बताएं। हार्ड स्टेट की जहाँ तक ताल्लुक है दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर उसे डील करने के हवाले से, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो टेररिज्म को तो डील आप विद हार्ड स्टेट ही कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये मामला है, भी इसकी चूँकि ख़बरें मुतज़ाद आ रही हैं, वफाकी हुकूमत कुछ कह रही है, सूबाई हुकूमत कुछ कह रही है, तर्जुमान कुछ कह रहे हैं, और हमारे वहाँ के जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो लेट्स वेट, हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए और वेट करते हैं क्या इत्तलात हैं। बहरहाल अगर ये खबर दुरुस्त है कि सर, किसका वेट करना है जो है, रजा भाई, किसका वेट करना है? मैं सर, सूबाई क़यादत का वेट करना है, वो दे चुकी स्टेटमेंट। तर्जुमान का वेट करना है, वो दे चुके स्टेटमेंट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वेट करना है, वो दे चुके स्टेटमेंट। किसका वेट करेंगे तो हमें और आपको तसल्ली होगी? मुझे मेरा ही वेट कर लें, कम से कम मेरा जुमला पूरा होने दें। मैंने कहा कि अगर उसके बावजूद मेरा जुमला यही था कि अगर शहरियों की शहादत हुई है, ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो ये काबिल मज़म्मत भी और अफसोस भी है। इसके ऊपर उनको और इंटेलिजेंस बेस अपने ऑपरेशंस को मज़ीद मजबूत करना चाहिए, मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए, और उसमें कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर करना चाहिए। अब चूँकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि वहाँ कौन दहशतगर्द था, किस हाई लेवल का टारगेट था जिसके लिए ये ऑपरेशन किया गया, और क्या उसमें कामयाबी हुई नहीं हुई, उसकी तफसीलात जब तक नहीं आती, इस पर एक भरपूर कमेंट नहीं हो सकता। मकसद ये होता है, बाकी जो इंसानी जानें हैं वो ज़ाहिर है आम शहरियों की जानें किसी भी सूरत हाल की वजह से जाएँ वो काबिल अफसोस होती है। यानी आप समझते हैं कि ISPR इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे तो तब जाके चीज़ क्लियर होगी, ऐसा ही है? कोई हुकूमती या रियासती ज़राए जो होते हैं ना, वो ऑथेंटिक होते हैं, या वो सूबाई रियासती ज़राए हों, सूबाई तरफ से एक ऑफिशियल वर्जन है, या गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन है, या जो इदारे इस काम पर मामूर हैं उनका ऑफिशियल वर्जन है, फिर ये कमेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। मैं और आप बात करेंगे। अभी तो स्पेकुलेशंस हैं, इत्तलात हैं, खबरें हैं। मैं हर चीज़ को दुरुस्त मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाई जो हैं मुअज़्ज़ज़ मेंबर वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार होता है एक ऑपरेशन के बाद कि उसकी एक बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग आनी चाहिए, कुछ स्टेटमेंट आने चाहिए। लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, यानी आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट में भी तशनगी है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट में, चूँकि मुतज़ाद इत्तलात आ रही है ना, सर ऑफिशियल है ना, ये तो ऑफिशियल बंदे हैं, रियासत पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये हुकूमत पाकिस्तान के लोग हैं, इनको हम ओन क्यों ना करें? इसीलिए मैं
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ان دو حضرات کو تو بات کرنی چاہیے نا. آپ ایک آپریشن کر رہے ہیں جس میں فیڈرل فورسز شامل ہیں, پروونشل ایجنسی شامل ہوں گی, یہ سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوئی ہوگی نا. اب ایسے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا نہ ہو سر, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا رضا بھائی ایک بات بتا دیں, ادارے لازمی اس میں ہوں گے. اچھا سیکیورٹی سے متعلق آگے ذرا تھوڑی بات کر رہے ہیں. بلوچستان حکومت کدھر کھڑی ہے جی؟ اختر مینگل صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں, کوئٹہ آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے, کیوں روکا ہوا ہے؟ اور آپ کی حکومت مہرنگ بلوچ کو, ان کو ایم پی او کے تحت اندر کیا ہوا ہے, کراچی سے سمی بلوچ اندر ہیں. کیا پیپلز پارٹی ان گرفتاریوں کو تو اون کرتی ہے نا؟ دونوں طرف آپ لوگ ہی ہیں. جی بالکل اریسٹ ہوئی ہیں اور لا کی وائلیشن پر ہوئی ہیں, اس کو تو اون بالکل کیا جائے گا. اور تو پھر اختر مینگل صاحب کا کیا کرنا ہے؟ آپ کے سابق اتحادی بھی ہیں سر, وہ تو کہتے ہیں عید سڑک پہ کروں گا, نماز بھی سڑک پہ پڑھوں گا. تو کوئی بات تو کریں, کوئی کسی جگہ پہ کوئی پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا سر؟ نہیں بالکل پلیٹ فارم کھلا ہوا ہوگا, ڈائریکٹ رابطے بھی ہوں گے اور بایا میڈیا بھی رابطے ہوں گے. لوگ ہوتے ہیں رابطے کے رہتے ہیں. مینگل صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے وہ چل رہے ہیں. گورنمنٹ نے ایک اریسٹ کی ہے, اس اریسٹ کے پیچھے ان کی وجوہات ہیں, ان کی جسٹیفیکیشنز ہیں. کہیں نہ کہیں بات چیت ہوگی, انشاءاللہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو پہل کرنی چاہیے, مینگل صاحب کے پاس جانا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو پہل کرنا چاہیے. دس از گڈ آنسر. ایک چھوٹی سی بریک جی, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک جی. عارف مبین جٹ صاحب ذرا بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف یعنی بما اپنے جتنے بھی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں یا جماعتیں, ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے جی؟ سڑک پر آنا ہے, سڑکیں گرم کرنے تک کی تو خبریں ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اس سے متعلق ابھی کچھ فیصلہ ہونا باقی, لیکن یہ طے ہے کہ حکومت اسے قبل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سر تھوڑا پلان شیئر کریں گے, کیا ہے, آپ کو کچھ ہدایات ملی ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں, انہوں نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ہدایات دی ہیں. انہوں نے کہا جی ساری اپوزیشن سے آپ بات کریں, جو اپوزیشن پارلیمنٹ میں موجود ہے اس سے بھی بات کریں, اور وہ جو اپوزیشن پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے جیسے کہ جی ڈی اے ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ جماعت اسلامی ہے, ان سب سے بھی آپ بات کریں, اور بھی جماعتیں ہیں. تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہمارے جن سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کنسنسس ڈیولپ, ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھلے دل سے جو ہے وہ گلے ایک دوسرے کے ملیں. اور مولانا صاحب سے متعلق کتنے کانفیڈنٹ ہے یہ بتائیں آپ؟ جی ہماری تو خواہش ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ بھی اتحاد کا حصہ بنے, اور باقی مولانا صاحب کو بھی ہماری نیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. گنڈا پور صاحب کی تو نیت پہ شک ہے نا؟ وہ مولانا صاحب وہ جانتے ہیں, مجھے شک نہیں ہے. گنڈا پور صاحب نے اس دن کہہ دیا کہ اگر یہ عمران خان کی خاطر مجھے اپنی ذاتی جو مسائل ہیں اسے اگر پیچھے بھی کرنا پڑتا تو میں کرنے کے لیے. والی باتیں کیا کوئی تک بنتا تھا یار, کوئی اس موقع پر نہیں کوئی اس طرح کی میرا نہیں خیال کہ ہوئی, اگر ہوئی بھی ہے نہیں ہونی چاہیے بالکل. اگر جس کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہو تو اس کی ہمیں چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوتی ہے, اور موت سے طاقتور صدقہ ہوتا ہے جو موت کا وقت ٹال دیتا ہے, اور یہ صدقہ ہمارا مولوی کھا جاتا ہے, یہ بولا تھا. نہیں یہ تو انہوں نے کوئی جنرل بات کی ہوگی نا, تو نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی بھی پروفیشن کو کوئی اس طرح کی چیز ہرٹ کر رہی ہے تو نہیں کرنی چاہیے. زوم والی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا صاحب آپ بتائیے گا, اختر مینگل صاحب احتجاج کرنے پر مجبور ہے جی, انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے. حکومت کے خلاف بھی پیپلز پارٹی بھی ایک آواز بلند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اپوزیشن اتحاد بھی عید کے بعد ایک خاص لائن کے اوپر سرگرم ہے. پر یہ تھریٹس تو ہیں نا سارے آپ کو, اور آپ کہیں بھی پولیٹیکل سولوشن کی طرف نہیں جا رہے. یا تو آپ کا پیر بڑا تگڑا ہے, سائیں بڑا تگڑا ہے, یا آپ لوگ کہتے ہیں نہیں بس گارنٹیاں پکی ہیں. کیا کرنا ہے یار, یہ چھوٹی چیزیں چیلنجز ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم دو علیحدہ جماعتیں ہیں, دو مختلف جماعتیں ہیں, ہماری اختلافات ہوتے ہیں, لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ اختلافات ہمارے اگر ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو بیٹھ کر ٹیبل پر ریزالو کیا, ٹھیک ہے, ہر دفعہ ریزالو کیا. ہم نے بہت ساری اسٹرگل اکٹھی کی ہے, ہم نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کے آگے چلے ہیں, اور الحمدللہ ایک پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم یونین جو ہے نا
उनका जो सफ़र है इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। ये जो मामूली चीज़ें होती हैं कुछ ये मोटरवे, ये नहरें वहरें मामूली चीज़ें है, रिजॉल्व हो जाएंगी। नहरें भी बनना बंद हो जाएंगी, ये तमाम रिजॉल्व हो जाएंगे। नहरें बनना बंद हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम की नहरों के पैसे दिए हैं आपने, ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये कोई मसला नहीं है। आप लोग खुद करेंगे कोई और करेगा? हम खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये हो जाएंगे विद लॉट्स ऑफ मुस्कुराहट। नहीं बिल्कुल हम लोग खुद करेंगे। ठीक है। जहाँ तक बात आपने की, कब करेंगे ये जब लोग सड़कें भर रहे हैं रोज? पाकिस्तान, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मसाइल है ना, ठीक है, उसमें अगर देखें ये दो जिम्मेदार जमातें हैं, ठीक है, इनकी लीडरशिप बड़ी जिम्मेदार है। इन्होंने मतलब पिछले 30 सालों से हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए यहाँ तो पहुँची है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो बहुत सारे मराहल से गुजर के आए हैं। ठीक है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। अख्तर मेंगल साहब को क्यों नहीं लगा? देखें, जो पहले आपने बात की कि अपोजिशन इत्तेहाद की, तो अपोजिशन इत्तेहाद के तो आलम ये है कि इनके अंदर से पीपल्स पीटीआई इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो पीटीआई पहले खुद तो इकट्ठा हो ले, ठीक है, और फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। मौलाना साहब के ऊपर जो ये तीर चलाते हैं, ठीक है, ज़बानों के तीर चलाते हैं, ज़बे अल्फाज में उनकी तनकीद भी करते हैं, और फिर देखें गंडापुर साहब ने वो बात की जो इनके लीडर करते रहे हैं, जो मौलाना साहब का नाम ले लेके बगाड़ के, देखे मेरी बात, बगाड़ के जो नाम लेते थे गंडापुर साहब ने, तो वो आपके सारे नहीं मेरी बात सुने, उनकी जो चीजें हैं ना वो लेके आगे चल रहे हैं ना, तो वो तो बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब की और पीटीआई के हमारे ये भाई नहीं, बाकी मेजॉरिटी जो इनके वहाँ पे जो लीडरशिप बैठी है ना, तर्ज अमल उन लोगों को छेड़छाड़ करनी होती है, वो करते रहेंगे, वो करेंगे। अगर मौलाना साहब को मना सकते हैं अपने साथ, मौलाना साहब हमारे साथ पीडीएम में थे, हमने मिलकर इनकी हुकूमत को घर भेजा। देखिए मौलाना साहब एक सियासी बंदे हैं, उनसे सियासी डिस्कशन भी हमारी होती है, होती रहेगी। ठीक है। जहाँ तक इनकी बात है, अल्लाह के फजल से ये तीर हमने पहले भी आजमाए हुए हैं, फाइनल कॉल्स भी देखी, बड़े बड़े जलसे इनके प्रोग्राम देखे, ठुस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के फजल से। ये मैं आपको बताऊं, सही कहा, ये मैं बताऊं आपको कि कुछ भी नहीं होगा। ये अगली जितनी मर्जी कॉल्स दें, जितनी मर्जी जलसे करें, जितनी मर्जी ये पार्टीज को इकट्ठा करके एहतजाज करें, कुछ नहीं निकलेगा। मियाँ साहब बाहर निकलेंगे? मियाँ साहब अल्लाह के फजल से, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो भी उनकी जमात की है, पंजाब भी हुकूमत उनकी है, और ये पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर कर रहे हैं अल्लाह के फजल दोनों। मियाँ नवाज शरीफ साहब किधर हैं? बलूचिस्तान सर पे चढ़ गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना काम कर रहे हैं, आ गया। बाकी मियाँ साहब जैसा वज़ीर सियासतदान से बड़ा सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान में। देखें मियाँ साहब की गाइडेंस में चीज़ें इंशाल्लाह ताला होती हैं, सब मियाँ साहब गाइड कर रहे हैं, नहीं आगे भी इंशाल्लाह उनकी गाइडेंस में होगी। मियाँ साहब मसलों को हल करने जो है ना वो उनको आते हैं, इंशाल्लाह करेंगे, कर रहे हैं, ये बताएं। आप तसल्ली रखें, अब बीमार तो नहीं है, आप तसल्ली रखें, मियां साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तसल्ली रखें, ये मसले भी हल होंगे। बलूचिस्तान का मसले जो सियासी जमातें, मेंगल साहब या बाकी जो लोग हैं, अगर उनको वहाँ पे उनको भी इंगेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो उनसे भी बातचीत से मसले हल करेंगे। आप बता दें, लेकिन जो BLA जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके खिलाफ हम सबको फिर से करना चाहिए। रजा भाई जरा आप बता दें, आपको ईद के बाद का सियासी मंजर कैसा नजर आता है? और ये जो बलूचिस्तान स्पेसिफिक मसला का है, ये आप समझते हैं सूबे का मामला है कि इसको भी मरकज नहीं देखना है? नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें तो चलेगा कि जरदारी साहब भी कुछ कोशिश कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सीनियर सियासतदानों का हमेशा रोल होता है। नवाज शरीफ साहब मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। जब उनका रोल रिक्वायर्ड होगा वो ज़रूर खुद भी मैदान में आ जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने भाई को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, अपनी कैबिनेट को यकीनन मुशावरत भी करते होंगे, मशवरे भी देते होंगे। इसी तरह जरदारी साहब का रोल है कि अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस करें, उनके साथ रहें। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ता है। फजल रहमान साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चकदई साहब का इंपॉर्टेंट रोल है, बलूचिस्तान के अगर आप इस डोमेन में बात कर रहे हैं तो अख्तर मेंगल साहब का इंपॉर्टेंट रोल है। ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। मेंगल साहब वज़ीर आला रह चुके हैं वहाँ के, ये तो वो लोग हैं। लेकिन वहाँ बलूचिस्तान का एक जो सीरियस इशू और है, जो अंडरलाइंग हमारे दोस्त ने भी कहा, कि वहाँ जो BLA है और BNF का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट की जो टैसिट किस्म की सपोर्ट आ जाती है कि जब हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए बैठते हैं, मिलते हैं, सोचते हैं, तो एक सियासी मूवमेंट, वहाँ सियासी नाम निहाद मूवमेंट शुरू हो जाती है, इंसानी हुकूक के नाम पे मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो डाइवर्जन हो रही है उसमें जो एक थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि टैसिट सपोर्ट सी है, टैसिट फैसिलिटेशन सी है इशू को। देखे ना, जाफर एक्सप्रेस का इशू
बहुत बड़ा इशू था टेररिज्म का, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करके, कभी मुजाहरा करके, कभी सियासी तौर पे उसको उछाल के आपने उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। आपसे मुराद आप नहीं, तो हमें हिंदुस्तान में इस चीज़ को बैलेंस करना है, और वो बैलेंस करेंगे सियासतदान, सियासत जब मिल बैठेंगे। और आपने सही कहा, सबका रोल बनता है, सीनियर सियासतदानों का रोल। बिलावल साहब का क्या किरदार बनता है ये बताइएगा, स्पेशली ये सियासी जमातें एक पेज पर आएंगी। बिलावल साहब ने सालसी की पेशकश की है, मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की खातिर वो इमरान खान साहब से मिलने, तो बिलावल साहब भी चले जाएंगे पाकिस्तान की खातिर अडियाला। ये सब अगर फर्क यार, कुछ इमरान खान ने भी पाकिस्तानी की तरफ सोचना है कि नहीं सोचना शुरू करना, तो बाहर निकाल दे उन्हें, बाहर निकाल दे उन्हें, बाहर निकाल दे सब दरबार, मतलब जब तक बाहर नहीं निकालेंगे पाकिस्तान के खिलाफ रहेंगे। अब ये क्या, आप मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, आप बात ही नहीं कर रहे रजा भाई, आप उनसे मुलाकात ही नहीं करने दे रहे, अदालत के हुक्म के बावजूद आप उनसे बात नहीं करने दे रहे। नहीं, मैं इस बात के हक में को उनसे मिलना चाहिए, लेकिन ये तो कोई तौजीह ना हुई ना कि एक आदमी बावजूद किसी गलत इल्जाम, सही इल्जाम में अरेस्ट है, कोई भी बात है, मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत है, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, बाहर नहीं आएंगे तो फिर रोल प्ले नहीं करेंगे। आपको क्या पता है इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, वो जब आप सर मैं कब कह रहा हूं ना करने दे, लेकिन ये तो ना कहे ना कि उनको बाहर निकालने तो वरना नहीं होगा, ये तो कोई बात मैंने तो ये नहीं कहा, आपने कहा ना, उनके भाई फैसिलिटेशन होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, खान साहब की तजवीज़ आनी चाहिए, उनकी हिदायत आनी चाहिए, उनका विजन आना चाहिए, कैसे एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने के लिए तमाम लोगों का बैठ। रजा भाई कैसे रजा भाई मेरे सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि मुझे आपसे बात करके मेरी खिड़कियां दिमाग की कुछ और खुल भी जाती है। कैसे कंसेंसस डेवलप हो? आपकी पीपल्स पार्टी जो है, क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बगैर कोई फैसला करती है? क्या नून लीग की जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बाद कौन सा फैसला, मुझे बता दे, मुझे बता दे यार। मुझे एक बात बताएं ना कि आसिफ जरदारी, सर सुने मेरी अर्ज सुने, क्या आसिफ जरदारी साहब एनएससी की मीटिंग में बैठे हुए थे? क्या नवाज शरीफ साहब थे? उनकी थॉट्स थी ना उनके नुमाइंदों के जरिए। जी। अगर टेररिज्म पे मेरी, अब आप एक बात सुने, नहीं संजीदगी से मेरी बात सुने, क्या टेररिज्म पे, दहशतगर्दी पे, मुल्क की सालमियत पे हमले पे, मुल्क पे जंग मुसल्लत करने पे, क्या इनकी पार्टी का कोई मौकिफ है ही नहीं अभी तक? ठीक है। You don't have an opinion? सही कह रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाद इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कंडेम किया। ये भी तो एक बहुत अजीब सी बात है ना। सही कह रहे हैं सर, कंडेम की बात नहीं हो रही सर, आई एक्सेप्ट, मैं कंडेम की बात नहीं। रजा भाई थोड़ी टाइमलाइन को मैच करें, बस ये काफी है, बस ये काफी है, कंडेम कर दिया एक पॉलिटिकल पार्टी। टाइमलाइन को मैच करें। सर एक सेकंड, इस डिस्कशन जो पार्लियामेंट के अंदर थी ना सिक्योरिटी की, कौमी सलामती की, उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली के पास इनका वफ्द गया, चीफ व्हिप गए, उन्होंने कहा जी आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब आप ये इजलास भी, उससे पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात कर दे, मुलाकात ड्यू भी थी, वादा किया, उसके बावजूद, ये मैं पीटीआई के लोगों की बात करूं, वो कहते हैं उसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई। सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिवरेज तो देना पड़ता है आप लोग हुकूमत में ना, ऐसा नहीं करें ना। रजा भाई आप तो हमेशा मानने के लायक कहते हैं कि यार थोड़ा देना। सर मैं आपकी बात, मैं आप सलमान भाई प्लीज मुझे एक मिनट और दे, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ इसी एक शर्त के ऊपर क्या पूरी पार्टी अपना कोई मौकिफ नहीं रखती, क्या वो बयान नहीं कर सकती? बिल्कुल मुलाकात करानी चाहिए, मैंने मान लिया आपकी बात। फर्ज करें वो वजू नहीं होती है तो इनकी पार्टी का कोई मौकिफ नहीं है, ये बिल्कुल सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं लीडर। ठीक है, मैं कोई तजुर्बा नहीं, इसका जवाब ले लेते, बिल्कुल इसका जवाब ले ले। एक मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं रजा भाई समझ गया, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसका जवाब ही ले लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही, रजा साहब कहते हैं कि पार्टी का भी एक मौका होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, पार्टी भी तो कुछ इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के ऊपर जरा अपनी कोई स्टेटमेंट दे। आरिफ साहब जरा रिस्पॉन्ड करें प्लीज सर इस पे। जी इसके अंदर दो तीन बातें मेरे भाई ने बातें की। देखें ये दहशतगर्दी की जो जंग केपी और बलूचिस्तान के अंदर लड़ी जा रही है, या जो दहशतगर्दी हो रही है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बलूचिस्तान और केपी के लोग हैं। हम केपी के स्टेक होल्डर हैं, हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे। ये बिल्कुल बात नहीं है कि पीटीआई जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। हमारा उस दिन अगर वजीर आला हम इस चीज़ को ना मानते ना समझते तो नेशनल सिक्योरिटी वाले इजलास के अंदर हमारा वजीर आला क्यों मौजूद था? उसने इन सारी बातों की बात की, उसने 30-35 मिनट वहाँ पे तकरीर भी की, उसने अपना मौक़िफ़, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वहाँ पे बयान किया।
लेकिन बात थोड़ी गवर्नमेंट को भी समझने की है कि क्या पाकिस्तान का बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी है या एक अना का मसला इमरान खान के साथ, एक तहरीक इंसाफ के साथ कोई ज़ाती लड़ाई है, कोई वो ज़्यादा बड़ा मसला है। देखें, इन्होंने अभी भी तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को अपने लिए मसला जो है वो दहशतगर्दी से बड़ा जो है वो समझा हुआ है। यकीन करें, अगर ये पिछले 2-3 साल ये इमरान खान और पीटीआई को दीवार के साथ ना लगाते, ये दहशतगर्दी का मामला यहाँ तक आना ही नहीं था। सारी की सारी कंसंट्रेशन ही एक जमात को दीवार के साथ लगाने पे थी, चाहे वो किसी भी इंटेलिजेंस अदारे की हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, गवर्नमेंट की हो, किसी की। मैं एक जनरल बात, रियासत की पॉलिसी को थोड़ा सा बदलने की जरूरत थी। चले, लेकिन फिर भी हम खुले दिल से फिर आज भी कहते हैं कि ये जो मसला है दहशतगर्दी का, इसके ऊपर तवज्जो करो, पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान पॉलिटिकल कंसेंसस मुमकिन नहीं है। देखिए, लेकिन उसके लिए क्या कोई फर्क पड़ जाएगा अगर इमरान खान बाहर आके कोई एपीसी के अंदर बैठ जाएगा? पाकिस्तान से कोई बड़ा ये वाला मसला हो जाएगा? क्या पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट जो है वो बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ये सारे मानेंगे। तो क्या प्रॉब्लम क्या है वो आ जाएगा? पाकिस्तान से ऊपर है कुछ, आप लोग क्यों जिद में? यही तो बात हम कह रहे हैं, पीटीआई के साथ यही तो बात हम कह रहे हैं, पाकिस्तान से ऊपर है कुछ। देखिए, बात ये कि मेरे भाई ने एक बात कर दी, उन्होंने कहा जी कि अगर हमें दीवार से ना लगाते तो आज दहशतगर्दी के मसले ना होते। सही बात है। वैसे अजीब बात है, वैसे मेरे ज़ाती तौर पे मेरा हाल है ये तो इन्होंने बड़ी सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान की दहशतगर्दी नहीं लगाया दीवार नहीं, अगर दीवार के साथ लगी तो फिर दहशतगर्दी हो रही है। लगाया दहशतगर्दों का दहशतगर्दी करना और इनकी सियासी जो एक लाइन है उसका क्या लिंक है? आप इसका लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसका लिंक ये है कि 2-3 साल मुझे गौर ही नहीं किया गया, वो जो एलिमेंट्स जो थे वो परवाह पे गौर नहीं किया। फिर आप ये देखें, या ये बात मत तस्लीम करें, आज ये कहें जी हमारी ज़बान, हमारी जमात में सब लोग गूंगे बहरे हैं, कोई बात नहीं कर सकता, किसी का ज़हन नहीं है, जो खान साहब कहेंगे वही होगा और कोई बंदा बात नहीं तस्लीम कर लें जी आप। ये बात करें ना कि इनकी जमात के अंदर ना कोई जमहूरियत है, कोई शख्स नहीं, वहाँ पे एक ही बंदा है, बाकी कोई चीज़ नहीं। देखिए, बात यह है कि जो रज़ा भाई ने बात की है, सारी दुनिया में ऐसे होता है, जमातें एग्जिस्ट करती हैं, उसमें लोग बैठे हैं, इनकी जो पार्टी के चेयरमैन है वो बरिस्टर गौहर साहब है, उनको चेयरमैन इन्होंने बनाया हुआ है, उनको बोलने दे। ठीक है, उनका मौकफ जैद की जमात का मौकफ नहीं है। ये यहाँ कहे ना कि उनके पीछे मुलाकात तो करने दें इमरान खान से। मुलाकात एक और चीज है, मुलाकात एक और चीज, इसको नथी ना करे दहशतगर्दी के साथ। ये मेरे भाई जो है ना, इसको नथी कर रहे हैं। नहीं, ये नथी कर रहे हैं, जानबूझ के एक फतवा नहीं, ये नथी कर रहे हैं कि 2.5 साल एनर्जी आप लोग कहीं और वेस्ट करते हैं। नहीं, ये नथी कर रहे हैं दहशतगर्दी के मामला के साथ के जी खान साहब को निकाले, दहशतगर्दी का मसला हल होगा। जी रजा भाई आप बता दें प्लीज, थोड़ा सा आप बता दें रजा भाई, खान साहब को अगर वो जो कहते हैं वो एक ऑर्डर होता है, उसके तहत अगर बुला लिया जाए, जो आमतौर पर एक कैदी को बुलाया जाता है और इस एक कमेटी के अंदर या पैरोल के ऊपर रिहा करके बुलाया जाए, तो कोई हरज है? रजा भाई क्या हो गया आपको, थोड़ा बताएंगे जरा आप? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो गया। अगर वो गुंजाइश बनती होगी और ऐसी कोई जरूरत होगी तो हुकूमत पे सोच सकती है। अभी भी जरूरत नहीं है रजा भाई, अभी भी जरूरत नहीं है। मैं तो फिर वहीं पर आऊंगा ना कि यार खुदा के वास्ते यार, मतलब दो इश्यूज को आप सोच नहीं रहे हैं कि आप दो बातें एक साथ एक जुमले में कौन सी कर रहे हैं। दहशतगर्दी से डील करना और आप उसके अंदर एक शर्त लग रहे हैं कि एक बंदे को इजलास में होना बहुत जरूरी है। ये बड़ी डेंजरस कॉनोटेशन डेवलप हो रही है। पॉलिटिकल कंसेंसस की बात है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसको पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ जोड़ें। मतलब वो यार उनके लिए मैं आपको बताऊं, ये आपका ख्याल हो सकता है, मेरे भाई का, ये बानी का ख्याल कभी भी नहीं होगा। उनके लिए पाकिस्तान अव्वलीन होगा, मेरा इन पे बिलीफ है इस बात का। वो इस तरह नहीं सोचते जैसे आप सोच रहे होंगे। आप उनके पास जाएं, मुशावरत करें, पहले मुशावरत तो कर लें उनसे जाके, वो क्या कहते हैं उनसे बात करें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो कभी इस बात पे जोर देंगे, जिस बात पे उनके रहनुमा या मेरे भाई जोर दे रहे हैं या आपका जोर है, ऐसा नहीं है। अच्छा बहरहाल मैं अभी भी ये पॉइंट पर खड़ा हूँ, जितना मुझे आप लोगों की गुफ्तगू से भी अंदाज़ हुआ, चाहे ज़िशान साहब थे, चाहे आरिफ साहब थे, चाहे आप हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस है। अगर कोई फ़ैसला मुल्क की सालमियत के लिए है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए है, चाहे बलूचिस्तान का एक ज़ख्म खुला हुआ है, KPK में वाउंड खुले हुए हैं, और अब तो 3 से 4 अटैम्प्ट भी हो चुकी हैं पंजाब के दाखिली रास्ते के ऊपर भी, और अब तो खुदकुश हमलावर भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर एनर्जी सिर्फ एक जगह पे फोकस हो, वो सबसे ज़्यादा मुनासिब है, और वो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग। और उसके लिए पॉलिटिकल जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िशान रफ़ीक साहब, आरिफ मुबीन जट साहब, रज़ा हारून साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।